Assalamualaikum guys. So this voice note is on the complete revision of paper 4. सबसे पहले बेटा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमें पता है सर कि सबसे पहले आपको कैश फ्लोस प्लॉट करने आने चाहिए। प्लीज़ एग्जाम में केयरफुली रीड करिएगा अबाउट द कैश फ्लोस, प्रॉपर उसको वर्किंग करके दिखाइएगा कैश फ्लोस की, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पे बैक निकलवा सकता है। तो हमने पढ़ा है बेटा कि हम जो है वो नेट कैश फ्लोज में ही रिमेनिंग कैश फ्लोज निकाल कर देखेंगे कितने टाइम पीरियड में हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रीपे हो रही है। अगर जो है वो हमारी एट एनी पॉइंट इन टाइम हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो कम आती है और हमारा नेट कैश फ्लो ज़्यादा होता है, तो मैंने आपको मंथ्स में निकालना बताया था बेटा। तो मंथ्स में जो अमाउंट होती है वो रिक्वायर्ड अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपका पे बैक मंथ्स में आ जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद सर डिस्काउंटेड पे बैक इज़ नॉट इन योर कोर्स, मैंने आपको बताया था। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें पता है सर कि हमें जो है वो हमें जो है बेटा वो नेट कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट फैक्टर से, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ जाएंगे। ईयर ज़ीरो से लेके सारे कैश फ्लोज आएंगे बेटा, ठीक है। पे बैक में भी, डिस्काउंटेड पे बैक, नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी, ठीक है, और आईआरआर निकालते वक्त भी। तो बेसिकली आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपके ईयर, सारे ईयर के कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज, चाहे वो कैश इनफ्लो है चाहे वो कैश आउटफ्लो है, ठीक है। और आपका जो है वो स्क्रैप वैल्यू साल के ईयर एंड पे यूज़फुल लाइफ पे आता है, बट अब वो कोर्स से निकाल चुका है। बट स्टिल इफ़ इट अगर वो पूछ ले बेटा तो हमें पता होना चाहिए कि हम स्क्रैप वैल्यू जो है वो लाइफ के एंड पे आखिरी साल में एज एन इनफ्लो दिखाते हैं। और वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको बताया था, ईयर ज़ीरो में वो वर्किंग कैपिटल जो है बेटा एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट नेगेटिव ट्रीट होगा, और ईयर 5 पे जब आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ तो आपको वो वर्किंग कैपिटल वापस मिल जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो जो रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल है बेटा उसको आप जो है वो एज एन इनफ्लो ट्रीट करोगे एट द एंड ऑफ योर यूजफुल लाइफ। जो आपका प्रोजेक्ट का आखिरी साल होगा उस पर यू विल ट्रीट इट एज रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कोई डेप्रिसिएशन जो है वो नेट कैश फ्लोज में नहीं आएगा बेटा, क्योंकि इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। तो आपका हर कंपोनेंट जो है वो मैंने आपको एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में टेबल बताया था, उस टेबल में मैंने सारे कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लोज बताए थे कि कौन सा किस में जाएगा बेटा, ठीक है। तो और अगर डिस्काउंट फैक्टर आपको एनपीवी के केस में नहीं दिया हुआ तो आज भी मैंने आपको रिवाइज करवाया 1/1 + i की पावर n है बेटा। i इज़ डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली, एंड n इज़ नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद जो है वो आप आईआरआर निकालोगे तो आईआरआर के लिए आपको 2 एनपीवीज चाहिए होंगी। एक आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, जो आपके कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर जो एनपीवी निकाली हुई है, दैट इज़ कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। जो दूसरी एनपीवी निकालोगे वो आप आईआरआर के लिए निकालोगे बेटा। दूसरा जो है वो डिस्काउंट फैक्टर आपको हमेशा दिया हुआ होगा। जो हमारी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा उस पर हम एनपीवी निकालेंगे, और जो दूसरा डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ होगा वो आपको आईआरआर के लिए दिया हुआ होगा। तो वंस आपके पास जो है वो आपकी कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एनपीवी आ गया और दूसरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एनपीवी आ गया, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए अपॉन कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी इनटू स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए। तो स्मॉल ए इज़ योर कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ए इज़ आपकी कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसकी एनपीवी, स्मॉल बी इज़ अदर कंपनी अदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड कैपिटल बी इज़ उस अदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे जो एनपीवी आई है। उसके बाद एआरआर में बेटा एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था सर? नेट कैश फ्लोज जो भी आए होंगे उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की डिटेल्स दी हुई हैं तो वो वाली लगाओगे, नहीं दी हुई हैं तो हम यूज़फुल लाइफ और हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे जो भी प्रोजेक्ट की लाइफ है उससे जो है वो हम एडजस्ट करके डेप्रिसिएशन निकालेंगे। एआरआर का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100 बेटा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है बेटा इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, अगर स्क्रैप वैल्यू है, प्लस वर्किंग कैपिटल। ये आप करोगे बेटा तो आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास एआरआर का आंसर आ जाएगा। सर कमेंटिंग के लिहाज से एनपीवी इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल, मैंने आपको बताया था बेटा। तो एनपीवी को जो है वो एनपीवी जिस प्रोजेक्ट की ज़्यादा होगी उस प्रोजेक्ट के साथ मैं वे फॉरवर्ड चूज़ करूँगा। और सर आईआरआर और एआरआर जो है वो आप अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करोगे। अगर आपका आईआरआर ज़्यादा है और एआरआर भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना फीजिबल होगा, बट जो अल्टीमेट डिसीजन है वो एनपीवी की बेसिस पे लिया जाएगा। उसके बाद सर सेंसिटिविटी एनालिसिस मैंने आपको बताया था। सर सेंसिटिविटी में हमने पढ़ा था सर कि जिस चीज़ की भी आपको सेंसिटिविटी निकालने के लिए कहेगा आप एनपीवी हमेशा ऊपर रखोगे। आपको चेंज इन सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी बोले, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट की सेंसिटिविटी बोले, चेंज इन फिक्स कॉस्ट की एनपीवी सेंसिटिविटी बोले, हर चीज़ में एनपीवी ऊपर आएगा, नीचे उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। अगर वो आपको चेंज इन सेंसिटिविटी ऑफ सेलिंग प्राइस बोलता है बेटा तो नीचे आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स रखोगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स कैसे निकलेगी सर? लेट सपोज 4 साल का प्रोजेक्ट है तो 4 साल के जो भी नेट कैश फ्लोज होंगे मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर करके जो वैल्यू आएगी वो आप नीचे प्रेजेंट वैल्यू
ऑफ सेल्स में लिखेंगे। सेम गोज फॉर प्रेजेंट वैल्यू, सेम गोज फॉर सेंसिटिविटी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट की सेंसिटिविटी बोलता है तो एनपीवी तो ऊपर आएगी, नीचे जो आप वेरिएबल कॉस्ट लोगे वो वेरिएबल कॉस्ट नेट कैश फ्लोज वाली वेरिएबल कॉस्ट मत लेना, उसको मल्टीप्लाई डिस्काउंट फैक्टर से करके जितने भी साल हो उन सबको ऐड करके आप लिखोगे। सेम गोज फॉर एनी सेंसिटिविटी। सिर्फ जो है वो सेंसिटिविटी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें एयर जीरो पे बेटा डिस्काउंट फैक्टर 1 ही होता है, तो एनपीवी अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही होगा क्योंकि उसका डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज, जो आप चीज़ मल्टीप्लाई करोगे वो वही आएगी। तो इसके अलावा हर सेंसिटिविटी में आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ओवर द ईयर्स। 4 साल का प्रोजेक्ट लाइफ है तो सेल्स की वैल्यू आपको पता होगी, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर करके 4 सालों की जब ऐड करोगे दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स। 4 सालों की वेरिएबल कॉस्ट को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। 4 सालों की फिक्स कॉस्ट ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे डिस्काउंट फैक्टर से हर ईयर के, दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो सेंसिटिविटी में खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद बेटा इंक्रीज डिक्रीज भी सेंसिटिविटी का मैंने आपको बताया था। जैसे सेल्स का बढ़ना, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, कितना परसेंटेज का चेंज इन एनी ऑफ योर कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लोज विल टर्न एनपीवी इनटू जीरो। तो सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो एनपीवी बढ़ेगी क्योंकि दैट्स एन इनफ्लो, राइट। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कम करोगे तो एनपीवी जीरो होगी बेटा, ठीक है। तो कॉस्ट जितनी होंगी, कॉस्ट जितनी बढ़ेंगी उतना खदशा है कि एनपीवी जीरो, और इनफ्लोज जितने कम होंगे उतना खदशा है कि एनपीवी जीरो होगी। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में बेटा एक चीज़ और रह गई। 2 तरह के कैश फ्लोज वो टेस्ट करता है, वो डिपेंड करता है कैश फ्लो की टाइमिंग पे। एक होते हैं कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर, वो कैश फ्लोज जो अराइज होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, और एक होते हैं वो कैश फ्लोज जो अराइव एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। वो आपको लिख के देगा बेटा। कभी ऐसा होता है कि कभी नहीं भी लिखेगा तो आपकी अजम्पशन यही होगी कि वो एंड ऑफ द ईयर पे ही अकर हो रहे हैं। अगर मेरे प्रोजेक्ट की लेट सपोज 5 साल लाइफ है, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, तो जब हम अक्रूवल या एंड ऑफ द ईयर के उससे चलते हैं ना, तो पहले साल का कैश फ्लो हम पहले साल ही रिकॉर्ड करते हैं, दूसरे साल का कैश फ्लो हम दूसरे साल ही रिकॉर्ड करते हैं, तीसरे साल का कैश फ्लो हम तीसरे साल ही रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको बहुत 2-3 क्वेश्चन ऐसे करवाए। एक क्रिकेट क्लब का भी क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेंबर द पास्ट पेपर, बट हमने किया था। तो कुछ ऐसे कैश फ्लोज होंगे जो अराइज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हो होंगे, और कुछ ऐसे कैश फ्लोज होंगे जो अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर हो होंगे। तो आपको अगर सवाल में कहता है कि लेट सपोज सेल्स जो है वो हमारी अराइज एट स्टार्ट ऑफ द ईयर होती है, तो जो ईयर 1 की सेल्स होगी ना वो आप लोगे ईयर 0 पे बेटा, जो ईयर 2 की होगी वो ईयर 1 पे लोगे, जो ईयर 3 की होगी वो ईयर 2 पे लोगे, जो ईयर 4 की होगी वो ईयर 3 पे लोगे, और जो ईयर 5 की होगी वो ईयर 4 पे लोगे आप। एडवांस का यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर वो लिख रहा है अकर एट स्टार्ट ऑफ द ईयर यानी एडवांस, तो आपको जो आपको कॉस्ट दी हुई है हर साल की, आपको 1 साल पीछे जाके रिकॉर्ड करना होगा। अगर सवाल में लिख रहा है एंड ऑफ द ईयर या कुछ भी नहीं लिख रहा तो आप नॉर्मल ही करोगे, पहले साल का कॉस्ट पहले साल ही चार्ज करोगे, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे। बट अगर एडवांस का केस होगा तो ईयर 1 वाली चीज़ ईयर 0 में आएगी, ईयर 2 वाली चीज़ ईयर 1 में आएगी, तो आप एक एक जो है वो आगे कर दोगे। ये एक कैश फ्लोज में वो कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है। कैश फ्लोज की कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे उसने सवाल में लिखा हुआ होगा, आपको बताएगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका खास ख्याल रखिएगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल करते हुए, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, और अगर हमने ये चीज़ मिस कर दी तो वो आसान चीज़ हमारे लिए नाइटमेयर बन जाएगी। तो कैश फ्लोज की वर्किंग करते वक्त देखिएगा कि कैश फ्लोज अराइज एट स्टार्ट ऑफ द ईयर है या एंड ऑफ द ईयर है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो एंड ऑफ द ईयर ही अज्यूम करके 1 का 1 में ही बुक करोगे, 2 का 2 में ही बुक करोगे, 3 का 3 में ही बुक करोगे। लेकिन अगर एडवांस है तो 1 साल पीछे जाना पड़ेगा, 1 वाली 0 में बुक होगी, 2 वाली 1 में बुक होगी, इस तरह बेटा। मैंने आपको बताया था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में वो क्या करता है, पहले एब्जॉर्प्शन से आपसे ओएआर निकलवाएगा। तो हमें पता है बेटा हमें सारे ओवरहेड्स को ऐड करना होगा बेटा, जितने भी हमारे पूरे सवाल में आपको जितने भी ओवरहेड्स दिख रहे हैं उन सबको ऐड करिएगा। डिवाइड बाय बेसिस बेटा, बेसिस क्या होंगी सर, बेसिस या तो मशीन आवर्स होती हैं या लेबर आवर्स होती हैं, वो आपको बता देगा हमेशा एब्जॉर्प्शन के केस में कि कंपनी जो है वो ये वाला बेसिस यूज़ कर रही है। तो हम जो है वो सारे ओवरहेड्स को ऐड करेंगे, नीचे उसकी बेसिस सारी ऐड करेंगे। लेबर आवर्स की बेसिस हैं तो हम सारी लेबर आवर्स को ऐड कर देंगे। सर ओवरहेड्स टोटल लिए हैं तो जो बेसिस होंगी वो भी टोटल लीजिएगा, लेबर आवर्स पर यूनिट या मशीन आवर्स पर यूनिट मत ले लीजिएगा, टोटल लेबर आवर्स निकालिएगा या टोटल मशीन आवर्स निकालिएगा। और जो भी ओआर का आंसर आएगा, अगर लेबर आवर है तो आप लिखिएगा $, लेट सपोज 2 पर लेबर आवर, या $2 लेट सपोज पर मशीन आवर, ये यूनिट लिखिएगा। उसके बाद वो आपसे जॉब कॉस्ट बनवाएगा। सर डायरेक्ट मटीरियल मैंने आपको बताया था, जब भी एब्जॉर्प्शन की जॉब कॉस्ट करो, चाहे वो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए या टोटल सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोले, या कॉस्ट पर यूनिट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए बोले, आपने हमेशा एब्जॉर्प्शन की जॉब कॉस्ट जो है वो कॉस्ट कार्ड जो है वो आपने हमेशा पर यूनिट पर बनाना है। तो आप डायरेक्ट मटीरियल ले लो, डायरेक्ट लेबर ले लो, वेरिएबल ओवरहेड ले लो, आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। आप उसको जो है वो मल्टीप्लाई बाय प्राइम कॉस्ट में आप ऐड ओएआर कर दोगे बेटा, तो एक ही ओएआर आपके पास एब्जॉर्प्शन के केस में होगा। तो आपने जो ओएआर निकाला होगा
वो OAR डायरेक्टली मत लिख लेना, मैंने बताया भी था, क्योंकि आप जो है वो जो जॉब कॉस्ट बनाते हो वो पर यूनिट बनाते हो, और जो आपका OAR होगा वो या तो पर मशीन आवर या पर लेबर आवर होगा। तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट या इनटू जो है वो मशीन आवर्स पर यूनिट से, तो आपके पास फिर OAR आएगा। डायरेक्ट OAR जो निकाला वो मत लिख लीजिएगा, मैंने आपको सिखाया है हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू यूनिट, ठीक है। तो आपके पास जब OAR आ गया, आप उसमें प्राइम कॉस्ट ऐड करोगे, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उस पर ऐड मार्कअप या मार्जिन लगा दोगे बेटा, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। अगर वो टोटल निकालने के लिए बोले तो एंड में मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स कर लीजिएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए मैंने आपको कहा था हर एक्टिविटी का अलग OAR निकलेगा बेटा, और हर एक्टिविटी की बेसिस अगर अच्छा एग्जामिनर होगा तो आपको बेसिस बता देगा। अगर एग्जामिनर बेसिस ना बता रहा हो बेटा तो उसने कुछ कीवर्ड्स आपको दिए होंगे, जैसे अगर वो इंस्पेक्शन कॉस्ट बोलता है तो उसने आपको नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दिए होंगे, अगर वो आपको प्रोडक्शन रन्स की कॉस्ट देता है वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स देगा आपको। तो हमें जो है वो हर एक्टिविटी का अलग OAR निकालना है बेटा। उसके बाद जब जॉब कॉस्ट बनाऊंगा तो दोबारा से जॉब कॉस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्राइम कॉस्ट आपने जो है वो एब्जॉर्प्शन की निकाली होगी, प्राइम कॉस्ट विल नॉट चेंज, प्राइम कॉस्ट ABC की भी वही आएगी, तो आप यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम प्राइम कॉस्ट पर यूनिट। क्योंकि हम ABC टोटल अप्रोच पे बनाते हैं, जो आपने एब्जॉर्प्शन की प्राइम कॉस्ट पर यूनिट ली होगी उसको मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स कर देंगे तो आपके पास टोटल प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ऐड OAR करेंगे, हर OAR को अलग अलग टोटल पे लेना है बेटा, ठीक है। आपके पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, आप उसमें ऐड मार्कअप मार्जिन करोगे, आपके पास सेलिंग प्राइस टोटल आ जाएगी। अगर वो पर यूनिट बोले तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट एट दी एंड आंसर को कर देना। उसके बाद वो पूछता है भाई बताओ एब्जॉर्प्शन चूज़ करनी चाहिए या ABC, तो मैंने आपको बताया था आप सेविंग्स निकाल लोगे बेटा, कि हर प्रोडक्ट, जैसे हमेशा मैंने आपको दिखाया कि सेविंग्स जो है ना वो प्रोडक्ट वाइज होती हैं। अगर हम कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनानी है तो ऐसा होगा कि एक प्रोडक्ट A के लिए जो है वो एब्जॉर्प्शन सूटेबल होगी और ABC महंगा पड़ रहा होगा, या तो फिर प्रोडक्ट B के लिए जो है वो ABC सस्ती पड़ी होगी और एब्जॉर्प्शन महंगा पड़ा होगा। तो आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी अलॉन्ग विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो अगर ABC का क्वेश्चन आता है, विच इज़ वेरी लाइकली कि आए, ठीक है, तो अगर वो आता है बेटा ABC का क्वेश्चन, तो वो आपको सिंपल जो है वो बोलेगा कि जो है वो हमें एडवाइस करके बता दो कि हमें जो है वो एब्जॉर्प्शन से ABC पे मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप उसको प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट सेविंग्स बताओगे, फिर आप उसको ये बताओगे, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट सेविंग्स तो बता दी, फिर आप उसको ये बताओगे जो प्रोडक्ट कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो उसके हिसाब से हमें कॉस्टिंग चूज़ करनी चाहिए। तो अगर A जो है कह रहा है, A अगर एब्जॉर्प्शन को फेवर कर रहा है और B जो है अगर ABC को फेवर कर रहा है और B हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है तो हमें ABC पे मूव कर जाना चाहिए बेटा, ठीक है। अलॉन्ग विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सपोर्ट करिएगा बेटा, डिस्कशन का है 7 मार्क्स का होगा तो जाहिर सी बात है यू हैव टू सपोर्ट, खाली सेविंग्स दिखा के और ये सब करके आप नहीं कर सकते। मैंने एक सैम्पल पहला लिखवाया है, उसको रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम ABC कम्स बेटा बजटिंग। कैश बजट में मैंने आपको बताया, बजटिंग में बेटा बहुत इंपॉर्टेंटली लाइंस पढ़िएगा, वो बिटवीन द लाइंस खेलता है बेटा, ठीक है। आपको जो है वो सेल्स का बता देगा कि जो है वो 20% कैश सेल्स है, ठीक है, और आपसे कहेगा कि 50% जो है वो क्रेडिट सेल्स है जो 1 मंथ में देंगे और रिमाइंडर जो है वो लेट सपोज जो है वो 2 मंथ्स में देंगे। तो मैंने आपको प्रॉपर बताया है बेटा किस तरह आपने फ्लो चार्ट बनाना है। आप अगर 20% कैश सेल्स बोल रहे हैं तो आप पहले 2 डंडियाँ बनाओगे बेटा, टोटल सेल 100% है जिसमें से 20% जो है वो कैश सेल्स है, तो जो रिमेनिंग 80% बचेगी बेटा दैट विल बी योर क्रेडिट सेल्स। तो अगर वो आपसे कहता है कि 50% ऑफ सेल्स इस क्रेडिट 1 मंथ, तो आप 80% के नीचे 2 डंडियाँ बनाओगे, 50-50, 50 विल बी योर 1 मंथ एंड 80 का जो रिमेनिंग 50 है दैट विल बी योर 2nd मंथ, क्योंकि वो रिमाइंडर का वर्ड यूज़ करता है, ठीक है। इसी तरह परचेजेस अगर दी हुई हो तो बहुत अच्छा है बेटा, अगर नहीं दी हुई होगी तो हम मार्कअप मार्जिन के थ्रू, सेल्स हमारे पास है, हम अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट करके कॉस्ट निकाल लेंगे, दैट विल बी योर परचेजेस अगर नहीं दी हुई बेटा, ठीक है। ज़्यादातर मैंने आपको बताया बेटा क्या सेल्स और परचेज में ही वो खेलता है, बाकी पूरा सवाल फ्लैट होता है। तो सेल्स के लिए आपको मैंने वर्किंग सिखाई है, सेल मंथ, रिसिट मंथ, आप ये वर्किंग्स करोगे, उसको दिखाना बेटा। इसी तरह परचेजेस में कभी वो कहता है कि परचेजेस हम 1 महीने में या 2 महीने में पे कर देंगे, कभी वो कहता है परचेजेस और सेल्स को कनेक्ट करता है, तो फिर उस केस में मैंने आपको 3 कॉलम सिखाए, परचेज मंथ, सेल मंथ, पेमेंट मंथ। तो आप उसी तरह वर्किंग सारी करिएगा। तो कैश बजट का फॉर्मेट क्या था सर, सारे इनफ्लोज ऐड कर देंगे, लेस आउटफ्लो करेंगे, आपके पास नेट कैश फ्लो आ जाएगा। ऐड जो है ओपनिंग कैश एंड कैश कर लेंगे आप, पॉजिटिव है तो ऐड कर लेंगे, नेगेटिव है तो लेस कर लेंगे, ठीक है बेटा। और उसके बाद जो है वो आपके पास क्लोजिंग कैश आ जाएगा, वही क्लोजिंग अगले मंथ का ओपनिंग बन जाएगा एंड द थिंग्स विल गो ऑन, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम कैश बजट परस्पेक्टिव। प्रोडक्शन, परचेज बजट, सेल्स बजट मैंने आज आपको रिवाइज करवा दिया, मैं फिर से बता देता हूँ बेटा। सेल्स बजट में सर पहला कॉलम मंथ्स का आएगा, ठीक है। दूसरा बताया बेटा किस तरह आपने फ्लो चार्ट बनाना है। आप अगर 20% कैश सेल्स बोल रहे हैं तो आप पहले 2 डंडियाँ बनाओगे, मंथ, रिसिट मंथ, आप ये वर्किंग्स करोगे, उसको दिखाना बेटा। इसी तरह परचेजेस में
कभी वो कहता है कि परचेजेस हम 1 महीने में या 2 महीने में पे कर देंगे, कभी वो कहता है परचेजेस और सेल्स को कनेक्ट करता है। तो फिर उस केस में मैंने आपको 3 कॉलम सिखाए, परचेज मंथ, सेल मंथ, पेमेंट मंथ। तो आप उसी तरह वर्किंग सारी करिएगा। तो कैश बजट का फॉर्मेट क्या था सर, सारे इनफ्लोज ऐड कर देंगे, लेस आउटफ्लो करेंगे, आपके पास नेट कैश फ्लो आ जाएगा। ऐड जो है ओपनिंग कैश इन कैश कर लेंगे आप, पॉजिटिव है तो ऐड कर लेंगे, नेगेटिव है तो लेस कर लेंगे, ठीक है बेटा। और उसके बाद जो है वो आपके पास क्लोजिंग कैश आ जाएगा, वही क्लोजिंग अगले मंथ का ओपनिंग बन जाएगा, एंड द थिंग्स विल गो ऑन, ठीक है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम कैश बजट परस्पेक्टिव, ठीक है। प्रोडक्शन, परचेज बजट, सेल्स बजट मैंने आज आपको रिवाइज करवा दिया। मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, सेल्स बजट में सर पहला कॉलम मंथ्स का आएगा, ठीक है। दूसरा कॉलम जो है बेटा वो यूनिट्स सोल्ड का आएगा, तीसरा कॉलम सेलिंग प्राइस पर यूनिट का आएगा, और चौथा कॉलम टोटल सेल्स का आएगा। प्रोडक्शन बजट एज डिस्कस्ड, प्रोडक्शन बजट इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स बजट बेटा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना बेचना है, तभी आपको पता चलेगा कि बनाना कितना है। तो सेल्स फिनिश गुड्स की, ऐड क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की, लेस ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की, तो आपके पास प्रोडक्शन आ जाएगी फिनिश गुड्स की, ठीक है। परचेज बजट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन बजट, मुझे जितना प्रोड्यूस करना होगा मैं उसी हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदूंगा। तो प्रोडक्शन इज इन फिनिश गुड्स, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रॉ मटेरियल, आज भी सिखाया था। तो आपके पास जो प्रोडक्शन इन फिनिश गुड्स थी, जब आप उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करोगे तो प्रोडक्शन इन रॉ मटेरियल आ जाएगी। ऐड क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल, लेस ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल, तो आपके पास परचेजेस इन रॉ मटेरियल आ जाएगी। अगर वो बोले परचेजेस डॉलर में भी निकालो तो मल्टीप्लाई कर देना 1 किलो की प्राइस से, 1 किलो जितने का भी मार्केट में मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो परचेजेस इन वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सर नेक्स्ट थिंग इज ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स बजट, बीडी मैंने आज आपको समझा दिया बेटा किस तरह निकालना है। ट्रेड पेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स बजट इज सिमिलर, एग्जैक्ट सिमिलर टू एसएलसी एंड पीएलसी है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जो मैं बनाता हूँ बेटा उसी पे बेस करता है, ठीक है। तो सेल लेजर में जिस तरह आप बीडी ऐड क्रेडिट सेल्स करते हो, तो बेसिकली हम टी अकाउंट बनाते हैं, और बजट हम जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं। तो आप बीडी ऐड क्रेडिट सेल्स, लेस जो है वो डिस्काउंट अलाउड, लेस रिसिट्स, रिसिट्स को ब्रेक करके दिखाना अगर 1 मंथ और 2 मंथ की अलग अलग है, ठीक है। जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी योर सीडी, दिस सीडी विल बिकम योर बीडी ऑफ द नेक्स्ट मंथ्स, ठीक है। उसके बाद परचेज पेबल्स बजट में क्या होगा बेटा, पीएलसीए का फॉर्मेट बनेगा, बैलेंस बीडी ऐड क्रेडिट परचेजेस, लेस पेमेंट्स टू पेबल्स, 1 मंथ 2 मंथ अलग अलग हो तो दिखाइएगा, लेस डिस्काउंट रिसीव बेटा, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सीडी आएगा, वो सीडी जो है अगले मंथ का बीडी बन जाएगा, एंड इट विल बी कैरी फॉरवर्ड। अच्छा सर, बजटिंग में एक चीज़ प्रोडक्शन परचेज बजट के लिहाज से मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाई थी, वो भी एक चीज़ सुन लें बेटा। ये एक जो है ना वो होता है, एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है कि सेल्स बजट, फिर प्रोडक्शन बजट, फिर परचेज बजट, इसी जो है ना वो प्रायोरिटी में, इसी जो है वो सीक्वेंस में बनता है। जब एक कंपनी, मैं एक नॉर्मल अगर कंपनी की बात करूं, अगर उसको बजट बनाना है तो वो सबसे पहले सेल्स बजट बनाएगी। सेल्स बजट से उसको पता चलेगा अच्छा भाई बेचना कितना है, तो बेचना जितना है उसकी बेसिस पे प्रोडक्शन बनेगा, फिर प्रोडक्शन की बेसिस पे परचेज बनेगा। अब सवाल में कभी कभार ऐसा आता है बेटा मैंने आपको 2 सिनेरियोस पढ़ाए थे कि अगर उसने सवाल में लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेटा, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में तो होगा ये कि हम बेचेंगे भी माल, हम जो है माल प्रोड्यूस भी करेंगे हम गुड्स, और हम जो है वो रॉ मटेरियल भी खरीदेंगे। यानी आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, उसको कन्वर्ट करते हो इनटू फिनिश गुड्स, और फिर आप उसको बेचते हो। तो आप जब बेच रहे हो तो आप सेल्स बजट बनाओगे। आप जब जो है वो अगर जो है आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप प्रोडक्शन बजट बनाओगे, और प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए आपको परचेज बजट भी बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट के कितना रॉ मटेरियल चाहिए। ये सीक्वेंस होगा इफ इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो उस केस में, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में सेल्स बजट भी बनता है, प्रोडक्शन बजट भी बनता है, और परचेज बजट भी बनता है, और इसी सीक्वेंस में बनता है। लेकिन मैंने आपको कुछ सवाल ऐसे करवाए थे कि जहां पे एक बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस था। ट्रेडिंग बिजनेस का मैंने आपको मतलब बताया था बेटा कि ट्रेडिंग वाले क्या करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करते, रेडीमेड गुड्स खरीदते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तो उस केस में जो मेरी लाइफ साइकिल होगी ना बेटा, वो सिर्फ 2 बजट्स पर डिपेंड करेगी। तो अगर एग्जाम में वो कहता है कि भाई ट्रेडिंग बिजनेस है, तो आप ट्रेडिंग बिजनेस के केस में क्या करोगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ सेल्स बजट बनेगा और परचेज बजट बनेगा। उस केस में प्रोडक्शन बजट नहीं बनेगा। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि सेल्स के परचेज बजट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन बजट, तो ट्रेडिंग कंसर्न के केस में ये चीज वैलिड नहीं होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट फिनिश गुड्स मार्केट से खरीद रहे हो, आप बना नहीं रहे। तो अगर ट्रेडिंग कंपनी होगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बजट्स बनाने होंगे। पहले आप सेल्स बजट बनाओगे, कितना आपको बेचना है, और फिर आप बनाओगे परचेज बजट, जो कि आपको ये बताएगा कि अच्छा बेचना है तो खरीदूं कितना। तो याद रखिएगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो 3 बजट हमेशा मेंटेन करती है, सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज। और अगर जो है वो ट्रेडिंग कंपनी है तो वो हमेशा जो है वो 2 बजट्स फॉलो करेगी, वन इज सेल्स और दूसरा वाला इज परचेज।
तो ये जहन में इसलिए रखना बेटा, इसीलिए जहन में रखना ताकि जो है वो आपको ये याद रहे कि ऐसा ना हो एग्जाम में ट्रेडिंग हो और आप प्रोडक्शन बजट ढूंढ रहे हो। तो खास ख्याल रखिएगा, एग्जाम में ये 2-3 लाइनों में ही लिखा हुआ होता है बेटा स्टार्टिंग की, कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या ट्रेडिंग कंसर्न। तो खास ख्याल रखिएगा इस बात का, वरना आप प्रोडक्शन की चीज़ें ढूंढते रहोगे, आपको मिलेंगे। लास्ट चीज़ सर, इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने आपको बड़ा बेहतरीन, अब हमारी हर चीज़ पूरी हो गई है सर, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको वो 2 तरीके से सवाल टेस्ट कर सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक वो डायरेक्ट अप्रोच पूछता है, आपको वो डेटा दे देगा बेटा और बोलेगा वेरिएंसेस निकाल के दे दो। एक हमने 2-3 सवाल हमने वर्क बैक अप्रोच पे किए थे। तो वर्क बैक अप्रोच पे हमने क्या किया था सर? सर वर्क बैक अप्रोच पे हमने ये किया था बेटा कि हमने जो है वो वेरिएंसेस हमें दिए हुए होते थे और हमें फॉर्मूला से ही कोई मिसिंग फिगर निकलवाता था। आई होप आपने दोनों रिवाइज कर लिए हैं। तो जब मैं लेट्स स्टार्ट विद द वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज बेटा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। दिस एक्चुअल क्वांटिटी इज नॉट यूनिट्स, दिस इज किलोज बेटा, ठीक है। किलोज या मीटर्स, जो भी रॉ मटेरियल का आपको यूनिट दिया होगा आपको उससे मल्टीप्लाई करना होगा। आंसर पॉजिटिव है तो फेवरेबल, नेगेटिव है तो एडवर्स। इसी तरह मटेरियल यूजेज वेरिएंस सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। बड़ा वाला फॉर्मूला सरव माइनस अरव इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अरव बेसिकली एक्चुअल क्वांटिटी ही होता है जो आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस में यूज़ करते हो, तो वो कॉपी पेस्ट कर लेना। स्टैंडर्ड प्राइस भी वही है जो आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस में यूज़ करते हो, तो वो कॉपी कर लेना। सरव आपको निकालना होगा, सरव यानी स्टैंडर्ड का रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल के यूनिट्स, नॉट किलोज, यूनिट्स। तो आंसर अगर पॉजिटिव आता है फेवरेबल, नेगेटिव आता है तो एडवर्स। इसी तरह लेबर रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल आवर्स। आंसर पॉजिटिव आएगा, फेवरेबल, नेगेटिव आएगा एडवर्स। इसी तरह बेटा जो है वो आपने जो है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। बड़ा वाला फॉर्मूला सरव माइनस अरव इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो अगेन वो अरव ये एक्चुअल आवर्स ये जो आपने मटेरियल लेबर रेट वेरिएंस में यूज़ किया है, और स्टैंडर्ड प्राइस भी वही है जो आपने लेबर रेट वेरिएंस में यूज़ किया। तो आपको सिर्फ सरव निकालना होगा। लेबर एक एक जो है वो कितने घंटे एक यूनिट बनाने में लग रहे हैं, वो मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स, नॉट आवर्स, एक्चुअल यूनिट्स। तो आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो फेवरेबल, नेगेटिव आता है तो एडवर्स। वैसे वेरिएबल का आज तक कभी इसने पूछा नहीं है वेरिएंस, अगर पूछ ले जिस तरह लेबर निकालते हो उसी तरह निकलेगा, बस रेट जो है वो वेरिएबल का आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा, बताया था मैंने। आंसर पॉजिटिव, फेवरेबल, नेगेटिव, एडवर्स। सेल्स प्राइस वेरिएंस बेटा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल यूनिट्स। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस बाज़ औक़ात नहीं दी हुई होती, तो आपने वही कॉस्ट कार्ड वाले तरीके से निकालना है जो आपने एबीसी में पढ़ा हुआ है। तो जिस तरह हम वहाँ कॉस्ट कार्ड बना के सेलिंग प्राइस निकालते हैं, अक्सर पूछते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहला ही पार्ट के बजटेड सेलिंग प्राइस निकाल के दे दो, तो आपको याद होना चाहिए कि आपको जॉब कॉस्ट बनाकर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो वन स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस निकल गई, आप आराम से सेल्स प्राइस वेरिएंस लगा सकते हो बेटा। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल यूनिट्स। आंसर अगर पॉजिटिव आए तो एडवर्स होगा, आंसर अगर नेगेटिव आए तो फेवरेबल होगा, यहाँ रिवर्स काम होता है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस बेटा स्टैंडर्ड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स इनटू, सुन लें अब, इनटू वैसे तो जो है वो हम स्टैंडर्ड प्राइस करते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर बोले स्टैंडर्ड सीएम ले लो तो आपको स्टैंडर्ड सीएम पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर बोले स्टैंडर्ड प्रॉफिट ले लो तो आपको स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गौर से देखिएगा उसने किस चीज़ से मांगा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है यू विल हैव टू कैलकुलेट इट विद स्टैंडर्ड प्राइस ही, लेकिन अगर वो कहता है स्टैंडर्ड प्रॉफिट से निकालो तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपको लेना होगा। अगर वो आपसे कहता है स्टैंडर्ड सीएम से निकालो तो आपको स्टैंडर्ड सीएम से लेना पड़ेगा। अगेन आंसर नेगेटिव जो है वो फेवरेबल होगा और आंसर जो है वो पॉजिटिव जो है वो एडवर्स होगा। उसके बाद फिक्स वेरिएंसेस मैंने आपको बेटा फिक्स्ड टोटल फिक्स वेरिएंस भी, अच्छा इनके मटेरियल के टोटल वेरिएंसेस भी मैंने आपको सिखाएं और इनके जो है वो मैंने आपको लेबर के भी टोटल वेरिएंसेस सिखाएं। तो अगर टोटल मटेरियल वेरिएंस पूछा है तो हमें क्या करना है सर? आपको सिर्फ जो है वो फ्लेक्स करना है और कुछ भी नहीं करना। एक्चुअल फिगर्स तो हमारे पास होंगी, हम स्टैंडर्ड के रेट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली जो है वो स्टैंडर्ड का आंसर आ जाएगा। टोटल मटेरियल वेरिएंस निकालना कैसे? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। एक्चुअल आपके पास होगा, स्टैंडर्ड आप कैसे निकालोगे? रेट स्टैंडर्ड का लोगे मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स। लेबर का भी इसी तरह करना है। तो टोटल वेरिएंसेस आर वेरी इजी, बस फ्लेक्सिंग ना करना भूलिएगा, बाकी सब कुछ आपने स्टैंडर्ड का लेना है। इसी तरह से टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, और मैंने उसमें आपको बताया था कि आपको एक टेबल टाइप बनाना पड़ेगा, ठीक है, और आपको जो है वो फ्लेक्सिंग के यूनिट्स वगैरह वाली चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। अब रिकन्सिलेशन पे आते हैं बेटा, ठीक है। रिकन्सिलेशन में मैं क्या करूँगा सर, मैंने आज आपको क्लियरली एक समरी भेजी है, उसको आप रिविजिट कर लीजिएगा बेटा रिकन्सिलेशन में। और दूसरा ये कि अगर वो हमसे बजटेड प्रॉफिट बोलता है तो हमें हर चीज़ स्टैंडर्ड की लेनी है, रेट भी स्टैंडर्ड का, प्राइस भी स्टैंडर्ड की, यूनिट्स भी स्टैंडर्ड के। और अगर वो हमें जो है वो फ्लेक्स बोलता है बेटा तो सुन लें, क्लियरली सुन लें, फ्लेक्स बनाते वक्त मैं रेट स्टैंडर्ड का लूँगा, प्राइस स्टैंडर्ड की लूँगा, लेकिन यूनिट्स एक्चुअल के लूँगा। तो ये खास ख्याल रखिएगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट में यूनिट्स चेंज नहीं करने, हमने पढ़ा है फिक्स कॉस्ट सेम होती है,
क्लियरली सुन लें, सेलिंग प्राइस में यूनिट्स चेंज होंगे, डायरेक्ट मटेरियल में यूनिट्स चेंज होंगे, डायरेक्ट लेबर में यूनिट्स चेंज होंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स में यूनिट्स चेंज होंगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपकी सेम होती है। मैंने आज दिखा भी दिया हाई लो वाला मेथड से भी करके, फिक्स कॉस्ट सेम ही होगी फ्लेक्सिंग में भी बेटा। जो बजट की फिक्स कॉस्ट है वही आपकी फ्लेक्सिंग की भी फिक्स कॉस्ट होगी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल में बेटा हर चीज़ एक्चुअल की लेनी है, रेट भी एक्चुअल का लेना है, प्राइस भी एक्चुअल की लेनी है और यूनिट्स भी एक्चुअल के लेने हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।